हेलो इंडिया। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों, उधार के सुख का 7वां भाग लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ और अब 7वां भाग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक आप लोगों ने देखा कि दुर्गा को जो है सो छोटे कुंवर बोलते हैं कि तुम सब्जी उब्जी उगा करके बेचना ये सब बंद करो और हवेली में ही रहो, क्योंकि मैं हवेली बहुत कम आता हूँ, तो अब तुम हवेली में आराम से रह सकती हो, तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी पे कुंवर को जो है सो खूब खोरी खोटी सुनाती है दुर्गा और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है कि हमने आपसे सच्चा प्यार किया था, उसके बदले में मुझे सुख नहीं चाहिए। तो चलिए अब आगे का मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ कि दूसरे दिन किसी ने बताया कि छोटे मालिक सवेरे ही शहर चले गए। दुर्गा कुछ नहीं बोली। 1 महीने और बीत गए। चंदा की परीक्षा खत्म हो गई थी। दुर्गा उसे शहर से गांव लिवा लाई थी। गांव वाले चंदा को देखते तो देखते ही रह जाते। वो तो सचमुच की चांद थी, दुर्गा से भी बहुत ज्यादा सुंदर। चांदनी जैसा दुधिया रंग, उस पर तीखे नयन नक्श, लगता था छू दो तो दाग लग जाएगा। कुछ बूढ़े तो उसे प्लास्टिक का गुड़िया भी कहते। क्या बच्चे क्या जवान, सभी चंदा के आगे पीछे घूमते रहते। हर जगह अब चंदा का ही जिक्र होता। चंदा भी इतने दिनों बाद गांव आई थी, उसे काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ शहर जैसी सुविधाएं तो उसे नहीं मिल रही थी, पर अपना सम्मान होता देख, इतना ज्यादा भाव मिलता देख वो बहुत ही फूली नहीं समा रही थी। वो बहुत खुश थी। चंदा थी तो गरीब की बेटी, पर दुर्गा ने उसकी परवरिश काफी अच्छे ढंग से की थी। अच्छे कपड़े, गहने, इत्र, पाउडर, लाली, सभी अच्छे घरों जैसी चीजें उसके पास उपलब्ध थी। फिर उसकी परवरिश शहर में अंग्रेजी स्कूल में हुई थी। वो हमेशा हॉस्टल में ही रही थी, जिससे वो फटाफट अंग्रेजी भी खूब बोलती थी। उसके आधुनिक पहनावा, श्रृंगार पटार तथा बातचीत का इतना रौब बढ़ गया था कि दुर्गा उसे हाथों हाथ लेती। सभी उसके गुलामी करते रहते। दुर्गा भी उसे हाथों हाथ लेती। कुछ दिन ही तो यहाँ रहेगी, यह सोचकर वो कहीं भी उसे आने जाने से रोकती। चंदा दिन भर कहीं भी आने जाने से नहीं रोकती थी। चंदा दिन भर तितली की तरह इधर उधर खूब घूमती, मौज मस्ती करती। वह गांव आकर बहुत खुश थी। उसे अपना बचपन याद आता, किस तरह से वो खेलती थी, कूदती थी। वो बच्चों को खेलते कूदते देख करके उसके साथ खेलने लगती, कूदने लगती। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते। चंदा सुनती तो फूल कर कुप्पा हो जाती। उसे कुछ घमंड भी होता तो कुछ अहंकार भी। फिर अभी उम्र भी उसकी क्या हुई थी, यही कोई 16-17 साल, जो अभी अल्हड़पन था उसमें ढेर सारा, इसलिए ढेर सारा अल्हड़पन था उसमें। शहर के हॉस्टल में परवरिश होने के कारण काम काज तो कुछ जानती भी नहीं थी, साथ ही साथ जिद्दी भी बहुत थी। उसे गरीबी से काफी चिढ़ थी तथा हमेशा बड़ा बड़ा ख्वाब देखते रहती। उसका घमंड तो तब और बढ़ जाता जब कोई उसकी खूबसूरती की बड़ाई करते हुए कहता कि ये तो राजकुमारी है, राजकुमारी महलों में राज करेगी। कुछ बूढ़ी औरतें दुर्गा को जब तक हिदायत देती, चंदा पर लगाम लगा के रखो, दूसरे के घर जाएगी। कुछ औरतें कहती दुर्गा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपना तो जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, अब इसे यहाँ क्यों गांव में ले आई है। भगवान न करे अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। समय बीतता जा रहा था। चंदा का रिजल्ट आने में बस अब कुछ ही समय शेष रह गया था। चंदा के साथ साथ दुर्गा को भी उसकी चिंता सता रही थी, पर उसे विश्वास था कि उसकी बहन अच्छे नंबर से जरूर पास हो जाएगी। उसे चिंता थी तो इस बात की कि नौकरी अब है नहीं, कॉलेज में पढ़ाने में काफ़ी खर्च होगा, नाम लिखाने के लिए भी ढेर सारे पैसे चाहिए। वो मन ही मन अपने ज़मीन को बेचने के लिए सोच रही थी। ऐसे बेच कर जो पैसा मिलेगा उसी को सूद पर लगा देगी और चंदा उसी सूद से वो पढ़ लेगी। और फिर जब चंदा कमाने खाने लगेगी तो इतनी खूबसूरत राजकुमारी को शादी करने के लिए भला कोई मुझसे दहेज क्यों मांगेगा। कोई मूर्ख ही होगा जो मुझसे दहेज मांगेगा। फिर मैं भी तो कुछ काम करूंगी ही और फिर उसकी शादी अच्छी तरह से हो जाएगी। दुर्गा जब भी अकेली बैठती बस चंदा के सुनहरे भविष्य के बारे में ही सोचती रहती। उसमें वो इतनी खो जाती कि उसे घंटों होश नहीं रहता। चंदा तो जैसे उसकी बहन ही नहीं बल्कि उसकी बेटी बन गई थी। और दुर्गा ने सच में उसकी परवरिश एक बेटी की तरह ही तो किया था। एक दिन दुर्गा खाना बना रही थी, शाम का समय था, तभी शंभू काका की आवाज सुनाई दी, दुर्गा बेटी छोटे मालिक आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं।
दुर्गा सुनते ही जैसे अवाक हो उठी। ये क्या काका, कब आए कुंवर? मालिक तो सवेरे ही आए हैं, शंभू काका ने कहा। सवेरे ही आए हैं और मुझे अभी तक किसी ने बताया नहीं। दुर्गा बिल्कुल भयभीत हो उठी, फिर बोली ठीक है काका, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। दुर्गा ने जल्दी से खाना उतारा, दौड़ पड़ी चंदा को खोजने। ये अल्हड़ पता नहीं कहाँ किसके घर जाके बैठी है। दुर्गा चंदा चंदा आवाज देते हुए लगाते हुए दौड़े जा रही थी। उसे काफी डर लग रहा था। सभी से उसके बारे में पूछ रही थी। कोई कहता बगीचे की तरफ देखा है, कोई कहता नदी की तरफ गई है। खोजते खोजते अंधेरा हो गया था, पर उसका कहीं भी पता नहीं चला। दुर्गा का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। रोते रोते जब हवेली पहुंची तो दंग रह गई। चंदा बिल्कुल मासूम बच्ची की तरह बगीचे में इधर उधर कूद फांद रही थी। पास ही कुंवर सोफे पर बैठे उसे देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। दुर्गा का सिर चकरा गया और धम से बेहोश होकर गिर पड़ी। आवाज सुन करके कुंवर ने पलट कर देखा। नौकर चाकर दौड़ के आए, उसे मुंह पे पानी के छिट्टे मारे, उसे उठाया। थोड़ी देर बाद दुर्गा को होश आया तो देखा चंदा कुंवर सभी उसके पास खड़े हैं। दुर्गा उठकर बैठ गई तथा चंदा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए हवेली से काफी तेजी से बाहर निकल गई। कुंवर उसे जाता हुआ देखता रहा। घर आकर उसने चंदा की काफी पिटाई की, खूब भला बुरा कहा, काफी डांटा उसे, फिर फूट फूट कर रोने लगी। चंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो आश्चर्य भरी नजरों से अपनी बहन को देख रही थी कि जो बहन उसके एक छींक पर अपना जान देने लगती है, उसी ने उसकी इतनी पिटाई क्यों कर दी। उसके दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो डर से कुछ नहीं बोली, ना ही कुछ पूछा, ना ही खाना खाया। चुपचाप रोते रोते सो गई। सवेरे से दोनों बहन बिल्कुल चुपचाप थी। किसी ने किसी से भी कोई बातचीत नहीं की थी। दोनों के बीच एक दीवार सी खड़ी थी। अंत में दुर्गा ने ही चुप्पी तोड़ी। चंदा से पूछा, तू हवेली कैसे पहुंच गई? चंदा ने चहकते हुए बोला, दीदी वो जो छोटे मालिक है ना, बहुत अच्छे हैं। हम लड़कियां नदी के पास खड़ी थी, तभी अचानक इतनी लंबी मोटर कार सड़क पर से आती हुई दिखी। जैसे ही इनकी गाड़ी रुकी, सभी लड़की मुझे अकेले छोड़कर भाग गई। मैं बिल्कुल नहीं डरी। कुंवर साहब मुझे बहुत देर तक देखते रहे, फिर मुझ पूछे कि इस गांव की तो तुम लगती नहीं हो, कहीं भी देखा नहीं है, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा नाम चंदा है। चंदा पूरा खुश होकर के अपनी बड़ी बहन दुर्गा को सारी बातें बता रही है कि कुंवर साहब ने मुझसे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, तो मैंने कहा चंदा। तो उन्होंने कहा कि किस गांव की हो? इस गांव में तो तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है। तो मैं खूब ठहाका लगा के हंसने लगी। मैंने कहा कि मैं तो इसी गांव की हूँ, बाहर शहर में रह करके पढ़ाई कर रही हूँ। तो कुंवर साहब बोले कि अच्छा, कहाँ पे घर है तुम्हारा? तो मैंने कहा मैं दुर्गा की बड़ी छोटी बहन हूँ। दुर्गा मेरी बड़ी बहन है, मैं दुर्गा की छोटी बहन हूँ। कुंवर साहब अवाक रह गए, फिर बोले अच्छा, तो तुम दुर्गा की छोटी बहन हो? तो मैंने कहा कि हाँ, छुट्टी में घर आई हूँ, अब कॉलेज जाऊंगी, स्कूल की पढ़ाई मेरी खत्म हो गई है। कुंवर साहब थोड़ी देर तक मुझसे बातचीत करते रहे और बोले कि अच्छा ठीक है, आओ गाड़ी पे बैठोगी? मैं खूब खुश होकर के गाड़ी पे बैठ गई। कुंवर साहब ने मुझे पूरा गांव घुमाया और अपनी हवेली ले गए। पूरे हवेली को देखा दीदी, बहुत खूबसूरत है हवेली। वहाँ ढेर सारे तरह तरह के मैंने पकवान खाए और खाने के बाद मैं खेली रही थी, सोची रही थी आने को, पर तब तक छोटे मालिक ने कहा कि तुम्हारी बहन को खबर कर दिया है, वो आ रही है, वो तुम्हें ले जाएगी, इसलिए मैं वहाँ आराम से थी। इसमें मेरा क्या दोष है? कुंवर साहब तो बोल रहे थे कि तुम बचपन से हवेली में काम कर रही हो, वो तुझे अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पिताजी भी उनके घर काम करते थे, हमारे पिताजी भी वहीं पुराने गांव से ही यहाँ आए थे उन्हीं लोग के साथ। बस इसीलिए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। दुर्गा अपनी इस मासूम बच्ची की मासूम बहन की मासूमियत को देख करके बिल्कुल दंग रह गई। आखिर क्या करती थी भी तो वो छोटी। चंदा मात्र 16 साल की थी। कितना बचपना है इसमें, कितनी अल्लड़ है। इसे जग दुनिया का कोई भी ज्ञान नहीं। भगवान का शुक्र है कि कुछ ऊंचा नीचा नहीं हुआ। कुछ हो जाता तो कुछ हो जाए, इसके पहले ही अब मुझे इसे लेकर शहर चले जाना चाहिए। कुछ रोज वहीं होटल में ही रह लूँगी, फिर इसका नाम लिखवा के कॉलेज में उसे वहीं हॉस्टल में डाल करके ही वापस आऊंगी। दुर्गा अपने सुध बुध में खोई सोची रही थी कि अचानक गाड़ी की आवाज़ सुन चौंक उठी। वो कुछ समझ पाती इसके पहले ही कुंवर की आवाज़ सुनाई दी, चंदा, ओ चंदा।
चंदा दौड़ती फांदती कब कार तक जा पहुंची। दुर्गा कुछ कहती, चिल्लाती, कुछ समझ पाती, इसके पहले ही कार दनदनाती उसके सामने से निकल गई। ये सब घटना इतनी जल्दी घटित हो गई कि दुर्गा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका सिर चकराया और वो फिर से गिर करके बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो दोपहर ढल चुकी थी। उसके घर काफी लोगों की भीड़ थी। वह कुछ देर तक चकित सब कुछ देखती रही, सबको ताकते रही। कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर सब जब याद आ गया तो वो पागलों की तरह चंदा को खोजने लगी। उसे घर में ना पा करके वो फिर से फुट फुट कर रोने लगी। बड़े बुजुर्ग औरत सभी उसे सांत्वना दे रही थी, कुछ कह रही थी। कुछ औरतें दुर्गा को ही भला बुरा बोल रही थी। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जब इतने साल उससे गांव नहीं लाई थी तो अब लाने की क्या जरूरत थी। पर दुर्गा कैसे समझाती कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद अब उसे हॉस्टल में रहने की सुविधा नहीं थी। लोग आपस में टीका टिप्पणी कर रहे थे। कुछ कह रहे थे कि अरे बेचारी दुर्गा क्या करे, शहर में पढ़ी ये छोकरी चंदा ये क्या सती सावित्री है। देखती नहीं किस तरह से उछलती कूदती रहती है। कपड़ा गहना 16 श्रृंगार, ऊपर से ये रूप। अरे जब गांव के भोले भाले नवयुवक का मन डोल जाता है, फिर ये कुंवर तो 100 चूहा रोज खाता है। कोई कह रहा था बेचारी दुर्गा इतनी कम उम्र में पता नहीं क्या। कोई बोल रहा था बेचारी दुर्गा पता नहीं इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं सहा, कितना बर्दाश्त किया। ऊपर से इस चंदा को अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दी। इस चंदा के लिए उसने अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दिया। पर ये कलमुही सबका मुंह काला कर गई। कोई कह रहा था अरे दुर्गा खुद तो इतनी सुंदर है, जब इसे कुंवर शादी नहीं किया तो उस चंदा से कर ही लेगा, इसका क्या भरोसा है। फिर नई तितली लोग बातें बना रहे थे, तरह तरह की बातें कर रहे थे कि फिर नई तितली मिलेगी तो चंदा को छोड़ करके कुंवर उसके पीछे दौड़ पड़ेगा। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी, पर दुर्गा इस सब से बेखबर इस कदर फुट फुट कर रो रही थी मानो चंदा मर चुकी हो। दुर्गा फुट फुट कर रो रही थी, अपनी छाती पीट रही थी। लोग बड़ी मुश्किल से उसे संभाले हुए थे, वो संभाले नहीं संभल रही थी। सबों की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई गई थी। मुखिया सरपंच सभी परेशान थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। कुछ उग्र स्वभाव वाले नवयुवक डंटा उंटा ले करके बाहर निकल आए थे। उन लोगों ने सोच लिया था कि आज कुंवर को मार ही देंगे। बहुत हो चुका अत्याचार, अब और नहीं सहेंगे। काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। मुखिया सरपंच सभी खड़े थे। अंत में यही फैसला हुआ कि सभी हवेली पर चलेंगे और बिल्कुल रात साफ कुंवर से बातचीत की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, उधार के सुख का 7वां भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। 8वां भाग लेकर फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगी। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ऑल का बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए। ढेर सारा थैंक्स, थैंक यू।